हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंडस रेंजर ऑनलाइन क्लासेस। हम इंडिया में लेजिस्लेचर का डेवलपमेंट देख रहे थे, ठीक है। अब देखो, लेजिस्लेचर जो है एक ऐसी चीज़ है कि वो बिना मासेस के नीड के डेवलप नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ठीक है। कि अगर मान लो कि आपको पार्लियामेंट में कोई एक चीज़ लानी है, या फिर आप इंडियन अगर जो मासेस है चाहती हैं कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कम कर दी जाए, ठीक है। इवन पूरा का पूरा मास चाहता है, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले एमएलए एमपी क्या करेंगे, लेजिस्लेचर में कन्वर्शन करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि वो सोसाइटी का कोई ना कोई इशू है, ठीक। इशू जो सोसाइटी ने जनरेट किया है उसको फिर एमएलए और एमपी, उसके बाद फिर फाइनली वो लेजिस्लेचर में चला जाता है। तो उसका ये मतलब हुआ कि चाहे ब्रिटिश इंडिया हो या फिर क्या है कि अभी जो मॉडर्न इंडिया जो हम जिसमें अभी सर्वाइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, दोनों में लेजिस्लेचर जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, सोसाइटी के मासेस का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो मासेस को रिप्रेजेंट करता है लेजिस्लेचर में आने वाला बिल। या कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट अपने किसी बिल से कोई एक चीज़ नई कानून लाना चाहती है, तब उसमें अमेंडमेंट किया जाता है या बिल पास किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो इंडिया में लेजिस्लेचर डेवलपमेंट हो रहा है, लेजिस्लेचर डेवलपमेंट होने का क्या चीज़ है, पहली चीज़ क्या है कि देखो, एक तो उसमें क्या है, मॉडरेट्स हैं, ठीक। उसके बाद क्या है कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसके बाद फिर क्या है, यूथ, ठीक। अब इसी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बाद फिर इसके अलावा अलग से कौन कौन से आ जाएंगे, रिलीजियस ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो उस समय की सरकार है, जो क्या है, लॉर्ड कर्जन या फिर जो भी आगे इससे पहले वॉइस थे या फिर आएंगे, वो इन्हीं के बिल को या तो एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे, या फिर इनको सप्रेस करने के लिए कोई दूसरा कानून ले आया जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही चल रहा है। अब देखो, हमने ये देखा था कि मॉडरेट्स जो थे उनसे एक्सट्रीमिस्ट कतई सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है। और मोस्टली इन एक्सट्रीमिस्ट मोस्ट ऑफ देम वेर यूथ, ठीक है। तो सारे के सारे ये यूथ थे। अब देखो, हमने क्या है कि 1892 का काउंसिल एक्ट डिस्कस कर लिया है, तो अब क्या करेंगे हम 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें कि लेजिस्लेचर डेवलप होगा। बट उसके साथ साथ 1909 के जो टाइम पीरियड है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें 3-4 चीज़ें और दिमाग में रखनी है। क्या क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं इस समय, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में खास करके कांग्रेस ही थी, कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्या चल रहा था, ठीक है। उसके साथ साथ कौन कौन से रिलीजियस ग्रुप बने, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी में क्या चल रहा था, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया का यूथ था या फिर जो एजुकेशन था वो कैसा परफॉर्म कर रहा था टिल 1909, और उन्हीं सारी चीज़ों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा या समेशन होगा वो 1909 का जो लेजिस्लेचर होगा या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट होगा, वही सारी चीज़ें क्या होंगी, इन सबको मिला के उसमें डिमांड कर लिया जाएगा। तो हम एक एक चीज़ें यहाँ से फिर लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हमने शायद से कुछ एक्सट्रीमिज्म के बारे में डिस्कस किया था या एक्सट्रीमिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आतंकवादी या फिर टेररिस्ट क्या होते हैं और आतंकवादी क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स क्या रिगार्ड करते थे इंडियंस को, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिखी गई हैं जो मैं आपको एक नोट्स के फॉर्म में बता दे रहा हूँ, ताकि आप वीडियो के एंड में इसको आप लिख सको, फिर इसको हम एलोबरेट कर लेते हैं, ठीक। ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशंस के लिए, CDS CAPF ND जो भी देना है आपको, ठीक है। अब सिर्फ मैं इसमें आपको नरेट कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो हम इसको एलोबरेट करके समझेंगे। अब देखो, इसमें पहले लिखा हुआ 1897 फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म वॉज डन बाई चापिकर ब्रदर्स, ठीक है। चापिकर ब्रदर्स ने 1897 में पहला जो एक्सट्रीमिस्ट जिसे हम कहते हैं ना उग्रवादी या फिर कह लो कि आतंकवादी इंसिडेंट फॉर ब्रिटिशर्स कब किया था, 1897 में। इन्होंने किसको मार दिया, मिस्टर रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, ठीक है। मिस्टर रैंड RAND और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को किल कर दिया था, ठीक। तो ये पहला इंसिडेंट माना जाता है क्या कि एक्सट्रीमिज्म यहाँ से फिर राइज होने स्टार्ट होता है। दूसरा क्या होता है कि देखो, यूथ वेयर अवेयर ऑफ इंग्लैंड रूसोफोबिया एंड बिलीव इन देयर आत्मशक्ति। तो ये बात हम डिस्कस करेंगे कि उस समय का यूथ क्या सोच रहा था, क्या बिलीव करता था, क्या क्या जानता था और ब्रिटिशर्स से कितना अवेयर था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी थी एडेड फायर इन यूथ, ठीक है, जो जैसे कहते हैं ना आग में घी डाल देना। सिमिलरली लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी थी उसने क्या किया, यूथ को और ज़्यादा भड़का दिया। 1899 में क्या होता है,
पावर ऑफ कलकत्ता कॉरपोरेशन, जो कलकत्ता कॉरपोरेशन था उसके अपने कुछ एक पॉलिटिकल राइट्स थे, उसको लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो वहाँ के जो यूथ थे उनको लगा कि हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है एक बेसिक राइट है, तो हमें ये मिलना चाहिए। बट लॉर्ड कर्जन ने क्योंकि उसको ख़त्म कर दिया था, तो उससे भी उसके अंदर क्या था, गुस्सा था, किसमें, यूथ में। ठीक है। दूसरी चीज़ थी पुलिस रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए थे, जैसा कि हम आगे जब लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो प्लेस, पर्सन और टाइम इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद फिर क्या है कि लॉर्ड कर्जन, और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पुलिस रिफॉर्म आया, फेजर लेकर के आए। ठीक है। तो ब्रिटिश जो पावर थे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए गए, जिसके वजह से जो नॉर्मल लोग हैं उनके जो जैसे कि देखो इंडिविजुअलिज्म जिसम कहते हैं, या फिर इंडिविजुअल जो होता है व्यक्तित्व या फिर एक पर्सन, ठीक है, वो चाहता है कि जो स्टेट है, स्टेट का जो कंट्रोल है उसके ऊपर, मतलब जो राज्य है जैसे कि कंट्री है, उसका जो कंट्रोल है उस पर एक लिमिटेड अमाउंट में हो, या फिर क्या है कि बिल्कुल ही ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर आप पुलिस को पावर ज़्यादा दे दोगे, पुलिस फिर क्या है कि वहाँ पे क्या करने लगेगी, जो एक इंडिविजुअल होते हैं उसके जो पर्सनल राइट्स होते हैं उसको फिर क्या कंसिस्टेंटली कर्टेल कर रही है, उसके बाद फिर बिना इंक्वायरी की उनको पकड़ लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें होने लगी। इंक्रीज डिक्टेटरशिप इन यूनिवर्सिटीज़, जो हमने एजुकेशन रिफॉर्म पढ़ा था 1904 का जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था, हमने देखा था कि उसमें एक रजिस्ट्रार का जो पोस्ट था वो क्रिएट कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट की जो राइट हो गई, जो पावर हो गया वो यूनिवर्सिटीज़ में और ज़्यादा बढ़ गया। उसके साथ साथ वो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता लगा सकते थे कि यहाँ पढ़ाई हो रही है या फिर क्या है, पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे कि आप फिर 1905 का जो पार्टीशन है वो तो एक एडेड फैक्टर है, वो तो है ही है। ठीक है। अब 1894 में फादर ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ एक्सट्रीमिज्म मतलब उग्रवाद का भारत में जिसको हम माई बाप कहते हैं, वो कौन है, तो श्री बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिशर्स कहते थे कि ही इज़ फादर ऑफ अनरेस्ट। ठीक है। क्योंकि इनका नाम बहुत सारे इंसिडेंट से जुड़ा जाएगा, जैसे चापेकर ब्रदर्स, उसके बाद फिर कहीं कोई किलिंग हो रही है, कहीं पे बम ब्लास्ट हो रहा है, तो क्यों बोलेंगे ना ये ही इज़ वेरी नोटोरियस, और जो तिलक नहीं होते तो ये सारे इंसिडेंट होते नहीं। ठीक है। क्योंकि क्या करते थे, जो इनकी जो मैगजीन जो पत्रिका निकलती थी केसरी, केसरी में ये बहुत सारे ऐसे गीता के एग्जाम्पल्स देते थे कि जिससे पढ़ करके जो यूथ है वो काफ़ी इंस्पायर हो जाए, मोटिवेट हो जाए, उसके साथ साथ जाकर के ब्रिटिशर्स को मार दें। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, बस ध्यान रखना है कि फादर ऑफ एक्सट्रीम्स कौन है, बाल गंगाधर तिलक। फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक। ये कुछ छोटे छोटे इनका नाम के आगे कोटेशंस लग जाते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि इन्होंने गणपति जो फेस्टिवल है इंडिया में स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके साथ साथ शिवाजी फेस्टिवल भी इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक। अब गणपति फेस्टिवल, उसके साथ साथ जो शिवाजी फेस्टिवल है, इसका टाइम पीरियड बस आपको ध्यान रखना है। एक तो क्या होता है कि एक 94 में स्टार्ट होता है गणपति फेस्टिवल, और शिवाजी फेस्टिवल कब होता है, 1896 में। ठीक है। अब इस तरीके के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने से क्या मतलब है, क्या फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने पे फ्रीडम मिल जाएगा, ठीक, या फिर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने से किसी को एम्प्लॉयमेंट या बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। इस समय तो एम्प्लॉयमेंट चलो एक मुद्दा था, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, स्वराज। क्योंकि पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने स्वराज को पहली बार टर्म किया था, और पहली बार इन्होंने उसकी कहते हैं ना खुले तरीके से डिमांड की थी। ठीक है। अब देखो इंडियन मासेस, ठीक, इंडियन मासेस या फिर इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन यूथ कह लो, तो एजुकेटेड है नहीं। ठीक। एजुकेटेड तो दूर की चीज़ है, लिटरेसी भी रेट बहुत कम है। ठीक। तो उनको किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, किसी एक मुद्दे पे इकट्ठा किया जाए, कोलैबोरेट किया जाए। ठीक है। अब उसमें क्या है कि अगर 100 लोग हैं भारत में, तो उसमें जो 80 हैं वो कौन है, ऑब्वियस है हिंदू, 20 हम मान लेते हैं इसमें कि अदर जो रिलीजन है वो उस तरीके से। ठीक है। अब जो वॉर है अगेंस्ट इंडिपेंडेंस या फिर जो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सॉरी इंडिपेंडेंस कह रहा हूँ, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अगर हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है, तो हमें क्या करना है कि देखो हम पहले देखनी पड़ेगी भीड़ किसके पास ज़्यादा। तो हमें लगा कि नहीं 80% जो है इनके पास भीड़ ज़्यादा है, अगर 20% कुछ ना भी करे तब भी 80% के दम पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उखाड़ी लेंगे। तो सिमिलरली बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि एजुकेशन मुद्दा होता तो यूथ यूनाइट होते, एम्प्लॉयमेंट होता तो यूनाइट होते, बट क्योंकि वो इकोनॉमिक जो कंडीशन था उस पर सबके लिए अपनी अलग अलग थी, और क्योंकि बार्टर सोसाइटी थी तो उसमें मेजर इंपॉर्टेंट इकोनॉमी को या फिर पैसे को या कैपिटल को नहीं दिया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ कि नहीं, हम क्या करेंगे, इंडिया को
रिलीजन के बेसिस पे यूनाइट करेंगे, क्योंकि 80% हिंदू है तो सबके लिए सब जो गॉड और जो गॉडेस होंगे ऑलमोस्ट एक ही होंगे। तो क्यों ना हम किसी गॉड और गॉडेस को प्रेस करें, जब गॉड और गॉडेस को प्रेस करेंगे तो ऑब्वियस है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उसमें यूनाइट होंगे, इकट्ठे होंगे। तो कोई एक ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें सारी चीज़ें हो सकें। तो उन्होंने क्या किया कि रिलीजन का सहारा लिया, उसके साथ साथ जो मासेस को कांटेक्ट करने का तरीका बनाया। तो एक तरीका था क्या कि गणपति फेस्टिवल, ठीक है, और दूसरा जो था शिवाजी फेस्टिवल। तो ये क्या है कि मास कांटेक्ट का एक तरीका होता है, जैसे इवन अभी भी पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर 80% पॉपुलेशन अभी भी स्टिल हिंदू है तो क्या होगा कि हम कहीं मंदिर बनवा देंगे, कहीं ऐसा कोई एक टॉपिक ले आएंगे जिससे क्या है कि सारे के सारे लोग यूनाइट हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि अपने जो बातें हम उनको कह सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक क्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने 1894 और 96 के बीच में यूज़ किया, ठीक है। अब थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में समझ लो, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं 1856 से 1920 के बीच में इनका टाइम पीरियड है, ठीक। 1896 से 1920 के बीच का टाइम पीरियड है। अब देखो ऐसे जितने भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि आप गोखले, ठीक है, या फिर क्या है कि आप इनके बारे में, या फिर दादा भाई नारोजी, या फिर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ऐसे जितने भी लोग हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इनसे जुड़े ही ये सारे के सारे लोग ही 1901 से लेके 1950 के बीच में क्या है ये कंसिस्टेंटली एरप्ट होते रहेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि इनके बारे में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वही डिस्कस करेंगे। इनका हमें वो प्लेस नहीं जानना है कि कहाँ पैदा हुए और कौन से स्कूल में पढ़ाई की। हाँ, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ही वॉज अ गुड मैथमेटिशियन, ठीक है, काफ़ी अच्छी मैथ आती थी इनको, जिसके उनके बेसिस मैथ के बेसिस पे इन्होंने क्या किया कि अर्थ क्या एज का कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके साथ साथ अलग से कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी बनाए, बट क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर में आ गए और इंक्लूड हो गए तो छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन सोसाइटी, ठीक है, डेक्कन सोसाइटी के फॉर्मेशन में इनका नाम है, ठीक। उसके साथ साथ क्या है, फेर्गुसन कॉलेज जो पूना में खोला गया, उसमें भी इनका क्या कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक तो पहली चीज़ क्या, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, उसके बाद दूसरा क्या है फेर्गुसन, FERGUSSON, फेर्गुसन कॉलेज जो पूना में खुला, उसमें भी क्या है इनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि तिलक ने क्या किया कि इंडियन यूथ को थोड़ा सा कह सकते हो कि एनर्जाइज करने के लिए एक लाठी जो ग्रुप कह सकते हो, लाठी क्लब स्टार्ट किया था, ठीक है। जैसे आप देखते हो RSS वाले आज भी लाठी उठी चलाते हैं, ठीक है, हो सकता है वहीं से लिया उन्होंने। लाठी जो क्लब था स्टार्ट किया था। उसके साथ साथ क्या है कि अखाड़ा जैसे कुश्ती उस्ती होती है, पहलवानी होती है, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की। उसके साथ साथ जैसे जो काउ विजिलेंस ग्रुप अभी आप देखते हो, ठीक है, वो पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, जो एंटी जो काउ जो कोई गाय को मार रहा है या फिर टॉर्चर कर रहा है, तो ऐसे उन्होंने क्या किया कि एंटी काउ किलिंग ग्रुप भी ऑर्गेनाइज किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको क्या कहते थे, जो पहले बता चुका हूँ, फादर ऑफ अनरेस्ट, ठीक। उसके बाद फिर जो बुक है इंपॉर्टेंट, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ उनके बारे में, जो जो चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, अब वो देख लेना, ठीक। उसके साथ साथ क्या होता है कि ये पहले ऐसे कांग्रेस लीडर थे, सबसे पहले ऐसे कांग्रेस लीडर थे जिनको सेवरली पनिशमेंट मिला, बहुत बार मिला है, ठीक। पहला जो मिला वो 18 महीने का, कभी फिर 3 साल का, कभी 4 साल का, इस तरीके से कंसिस्टेंटली वो जेल में ही रहते रहे, ठीक है। तो ये ऐसे कांग्रेस मेंबर हैं पहले और आखिरी, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनको जेल भेजा गया, ठीक। उसके साथ साथ क्या है कि फर्स्ट टू डिक्लेयर स्वराज, मतलब पहले जो टर्मिनोलॉजी है स्वराज, इन्होंने ही यूज़ किया, ठीक है। उसके साथ साथ 1916 में ये होम रूल जो लीग है पूना में स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर 1920 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ इनके बारे में इतना ही आपको जानना है। अब देखो क्या है कि जो ये ऊपर जो ये सारे के सारे जो नोट्स दिए हैं, इसमें आपको ये देखना है कि जो यूथ है इंडिया का, ठीक, जैसे यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस किया गया रूसोफोबिया। तो ये रूसोफोबिया क्या था, उसके साथ साथ क्या है कि ये जो यूथ थे वो आत्मशक्ति के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और जितने भी लीडर्स हैं वो यूथ को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको इसमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि 1890 से लेकर के 1920 तक का टाइम पीरियड देखते हैं, ठीक। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये इस टाइम पीरियड के बीच में इंडियन काउंसिल एक्ट भी आ चुका है, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ भी खुल चुकी हैं। सबसे लेट जो खुला 1887 के आसपास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुलती है। इस तरीके से क्या है कि ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं। तो यूथ तो ग्रेजुएट हो गया, ठीक। उसके साथ साथ क्या है कि उसको फिर क्या चाहिए, उसको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए।
उसके साथ साथ क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो को-करिकुलम है या फिर जो है जो उसका जो सिलेबस है वो ढंग से होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या है कि जब ये एम्प्लॉय हो गया और उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसके साथ साथ उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पा रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर कुछ और भी चीज़ें चाहिए उनको करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है कि जब जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको लगा कि जो ये एजुकेटेड यूथ हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी एजुकेशन जो चीज़ें थी इनको दी जा रही थी उसमें क्या है कि वेस्टर्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा था, ठीक, वेस्टर्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा था, मतलब ये वेस्टर्न थॉट्स को काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे थे। इसमें कि आप कह सकते हो कि मज़ीनी है, गैलिबार्डी है, गोरकी है, उनकी जो चीज़ें हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैकियावेली को पढ़ रहे हैं, ठीक, अब ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स थिंकर्स को पढ़ रहे हैं जिन्होंने फ्रीडम के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, पार्लियामेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो इनको लगा कि सेम चीज़ हमारे कंट्री में भी होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या है कि 1995 में जो पार्टीशन हो जाता है, ठीक है, और उसके 1905 में जो पार्टीशन होता है तो यूथ के लिए क्या होता है, ये काफ़ी बड़ा एक सेटबैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मान के चलते थे कि जो हमने पॉलिसीज़ पढ़ी हैं या फिर जो फिलोसफीज़ पढ़ी हैं उसके बेसिस पे तो इंडिया क्या है, एक जोग्राफिकल यूनिट तो है, उसके साथ साथ क्या है कि एक नेशन से एक स्टेट में भी डेवलप होना चाहिए। तो ऐसा यूथ मानते थे। अब यूथ को फिर ऐसे जो यूथ थे उनको कलेक्ट किसने कर लिया, बाल गंगाधर तिलक ने कर लिया, या फिर लाल बाल पाल ने कर दिया, अरविंद घोष ने कर लिया, ठीक है। अब उनका रिप्रेजेंटेशन किस में चला गया, फिर एक्सट्रीमिस्ट में चला गया। और इस तरीके के जो थॉट्स थे जो कि मॉडरेट से सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, उनको अच्छी एजुकेशन सिस्टम चाहिए था और ओवरऑल उनको स्वराज चाहिए था। तो यहीं से फिर क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म का इंडिया में कह सकते हो बर्थ हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो इसमें जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो मेजर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर हैं उनके बारे में पहले आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी थोड़े हैं, ठीक है, और काफ़ी इजी है इनके बारे में समझना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूथ आर इन दिस फेज नाउ डेज, मतलब उनको वो एक्सट्रीमिज्म काफ़ी पसंद आता है, ठीक है, बट इनका जो एक्सट्रीमिज्म है वो अलग है। तो उसके बाद फिर हम मॉडरेट्स तो आपको थ्रू आउट 1947 तक पढ़ना ही क्योंकि पूरा का पूरा वो मॉडरेट फेज ही रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियोज़ आपको समझ में आई होंगी, नहीं आया होगा तो फिर आप बता सकते हैं जूम पे या फिर जो भी जियोमेट्री की क्लासेस होती हैं। अब इसके बाद इस तरीके से कंसिस्टेंटली हम क्या करेंगे कि लेजिस्लेचर, एजुकेशन, इकोनॉमिक, उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टी और जितने भी अनरेस्ट है सोसाइटी में या बिलीफ या कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन, उन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे और यहीं से फिर हमारा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म लेजिस्लेचर के थ्रू फिर इंडिपेंडेंस को समझते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।